नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव श्रीवास्तव आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं डीपी एजुकेयर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं और मेरी टीम आपके लिए आपके शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो कुछ भी कर पा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब निश्चित रूप में इसका फायदा ले रहे होंगे और आने वाली परीक्षाओं की तैयारी के मद्देनजर, पावर पैक्ड करंट अफेयर्स के कंटेंट के मद्देनजर ये क्लास आपके लिए निश्चित तौर पर बेनिफिशियल होगी, लाभदायक होगी। इस क्रम में आपको ये जानकारी है कि आपको 2 वीडियोस मिल चुके हैं और अब इस श्रृंखला की तीसरी वीडियो के साथ मैं पुनः आप सबके बीच मौजूद हूं। दोस्तों, एक बात और, इस कंटेंट का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप इस कंटेंट को देखने के साथ साथ उस पर आधारित जो भी डेटा, जो भी आपके पास जो भी कंटेंट हो, आपके पास अपना जो बुक्स हो, मैगजीन्स हो, उनमें भी आप इनको एक डिटेल स्टडी के साथ देखते रहेंगे। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को भी अगर आप लगातार सॉल्व करेंगे और मार्केट में करंट अफेयर्स की बहुत सारी मैगजीन्स हैं, उनको भी अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो भी आप इसका ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। एक बात और जो मैंने लास्ट में आपसे कहना है कि सबसे ज्यादा विश्वास अपने आप पर करिए, अपनी तैयारी पर, और आपके लिए आपसे अच्छा अध्यापक कोई दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि अपनी खूबियों और अपनी कमियों को सबसे बेहतर तरीके से आप ही जानते हैं। इसलिए भरोसा सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि अगर आप अपने आप पर यकीन करेंगे तभी दूसरा आप पर यकीन करेगा। बातचीत को और लंबा न खींचते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं और आज की बातचीत की शुरुआत मैं आपके साथ जिस एक टॉपिक के लेकर के करने वाला हूं, वो निश्चित तौर पर पर्यावरण के लिए काम करने वाले लोग, पर्यावरण के लिए काम करने वाले संगठनों और साथ साथ कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो पर्यावरण के लगातार बिगड़ती हालत को लेकर के चिंतित भी रहते हैं, उनके लिए भी ये करंट मायने रखता है। क्या है, चले देखते हैं। हमारा पहला सवाल जो दोस्तों आपके बीच है, आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, लिखा गया है ब्लू रेजिडेंस वीजा। ऐसे में सबसे पहली चीज तो यह कि वीजा क्या होता है। आप जानते हैं कि जब आप किसी एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में जाते हैं, खासकर वहां जहां के आप नागरिक नहीं हैं, तो आपको वहां की अथॉरिटीज के द्वारा उस देश में रुकने, ठहरने या फिर किस कारण से आप आ रहे हैं, इन चीजों के लिए उनको जानकारी देनी पड़ती है और उसके लिए आपको अनुमति तभी मिलेगी, आपको वहां जाने की और रुकने ठहरने की, जब आपको वह देश, वहां की अथॉरिटी आपको वीजा जारी करती है। यानी वो दस्तावेज जो आपको किसी भी देश में जाने और वहां रुकने और अपने प्रयोजन को पूरा करने का मौका देता है, उसी दस्तावेज को हम लोग वीजा कहते हैं। और जैसा कि आपके सामने लिखा है, ब्लू रेजिडेंस वीजा। यह घटना दोस्तों वैसे तो मई 2024 की है, जिसमें एक देश है हमारे यहां जिसने जारी किया है ब्लू रेजिडेंस वीजा। क्या होता है ब्लू रेजिडेंस वीजा, चलिए इसको समझते हैं। अभी हाल के दिनों में आपने कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में सुना जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से कहीं से भी सकारात्मक नहीं कही जाएगी। जैसे आपको पता है कि अभी जो आपके ध्रुवीय क्षेत्र हैं, जैसे अंटार्कटिक की मैं बात करूंगा, तो अंटार्कटिका के कई हिस्सों में ऐसा माना जा रहा है कि ग्लेशियर्स के बीच घास उगने की घटनाएं देखी जा रही हैं। साथ ही साथ अभी कुछ समय पहले सहारा जो मरुस्थल है हमारा, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है, वहां पर बर्फबारी की घटनाएं देखी गई। और वहीं दूसरी ओर आपके दुबई और यूएई जिसे हम लोग कहते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वहां पर भी हम लोगों ने बारिश जैसी घटनाओं को देखा, जिसकी वजह से बाढ़ जैसी समस्याएं सामने आने लगी। ये सब अप्रत्याशित घटनाएं किन कारणों से हो रही हैं? जब हम लोग इसकी वजह तलाशते हैं तो एक ही जवाब मिलता है हमें, और वो जवाब होता है दोस्तों क्लाइमेट चेंज का, यानी कि जलवायु परिवर्तन का। अगर आप
समाचार पत्रों पे नजर बनाए रखते हैं और उनसे भी आप अगर अपना करंट अफेयर्स तैयार कर रहे हैं तो आपको जरूर इस बात की जानकारी मिल गई होगी कि वर्ष 2024 में जो दिसंबर का महीना है, इसके बारे में वैज्ञानिकों ने एक प्रेडिक्शन ये किया है कि वर्ष 2024 का जो दिसंबर है वो सामान्य से ज्यादा गर्म रह सकता है। और ऐसा फिलहाल पिछले 120 वर्षों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब दिसंबर माह का तापमान सामान्य से ज्यादा है। जहां अगर हम तारीख की बात करें तो अभी कल की मैं सूचना दे रहा हूं आपको कि कल जो है आपका जो तापमान दर्ज किया गया, अगर मैं लखनऊ और आसपास के इलाकों की बात करूं जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो यहां पर जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। ये स्थिति दिसंबर माह की है। तो निश्चित तौर पर ये पर्यावरण के हितैषी लोगों के लिए और उनके लिए काम करने वाले वॉलंटियर्स के लिए ये चिंता की बात होगी। और शायद अगर वो इसको समझ रहे हैं तो आने वाले समय में इसका और क्या गंभीर परिणाम या गंभीर रूप हो सकता है, वो इसका भी संभवतः अनुमान लगा रहे होंगे। ऐसे में दोस्तों, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूएई जिसे हम लोग कहते हैं, यूएई जिसका पूरा नाम हिंदी में अगर मैं कहूं तो संयुक्त अरब अमीरात है। ठीक है। और संयुक्त अरब अमीरात के अगर प्रमुख की बात की जाए तो संयुक्त अरब अमीरात के जो प्रमुख हैं उनका जो नाम है वो है आपका शेख मोहम्मद बिन राशिद। ध्यान दीजिएगा, कई बार ऐसा होता है कि लोग इस चीज को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं कि शेख मोहम्मद बिन राशिद कौन है और दूसरा शेख सलमान बिन जायद अल नाहयान। इन दोनों लोगों के नामों को लेकर के निश्चित तौर पर लोगों में कंफ्यूजन या भ्रम की स्थिति होती है। कई बार वो ये नहीं समझ पाते कि शेख मोहम्मद बिन राशिद जो हैं वो यूएई के क्राउन प्रिंस हैं। ठीक है। जबकि अगर शेख सलमान बिन जायद अल नाहयान की बात की जाए तो ये जो है ये सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। और अगर आप लोग अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पर नजर रख रहे हैं, साथ ही साथ आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो खाड़ी देश हैं जिन्हें हम लोग ओपेक समूह के देश कहते हैं, ओपेक का मतलब होता है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, यानी कि ये उन खाड़ी देशों का समूह है जो कि पेट्रोलियम पदार्थों का निर्यात करते हैं। आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि खाड़ी देशों का पेट्रोलियम के संसाधनों पर कहीं ना कहीं एकाधिकार नजर आता है, यानी सबसे बड़े जो भंडार हैं वो उन्हीं खाड़ी देशों के पास हैं जो कि इस समूह का हिस्सा है जिसे हम लोग ओपेक कहते हैं। उनमें आपका यूएई की बात करें, कतर की बात करें, साथ साथ अगर ओपेक समूह के अन्य देशों की चर्चा हो तो इराक, ईरान, आप सभी के बारे में जानते हैं जो कि पेट्रोलियम का बड़े स्तर पर न केवल प्रोडक्शन करते हैं बल्कि इसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात भी करते हैं, है ना। तो यहां पर सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस शेख सलमान बिन जायद अल नाहयान है वो निश्चित तौर पर इस वक्त दुनिया भर में चर्चा में रहे हैं हाल के दिनों में अपने उदारवादी दृष्टिकोण के लिए। ठीक है। और अपने इसी उदारवादी दृष्टिकोण का परिचय उन्होंने तब दिया जब उन्होंने महिलाओं को हिजाब के दायरे से बाहर निकलने की छूट दी। ये उन्हीं के शासनकाल में संभव हुआ है
कि सऊदी अरब में महिलाएं न केवल कार चला पा रही हैं, बल्कि वो फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल तक जा रही हैं और खेल के मैदानों में भी अब उनकी उपस्थिति नजर आ रही है। हालांकि अभी तक अरब कंट्रीज महिलाओं के प्रति अपने संकुचित दृष्टिकोण के लिए जाने जाते रहे हैं। खासकर इस्लाम में भी, जैसा कि आपको पता है, इस तरह के विरोधाभासी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं, जहां पर पुरुष और स्त्री के बीच का जो भेदभाव है वो नजर आता था। लेकिन शेख सलमान बिन जायद अल नाहयान ने इस पारंपरिक रूढ़िवादी अवधारणा को न केवल तोड़ा है, बल्कि अपने आप को उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के रूप में, एक ऐसे शासक के रूप में स्थापित किया है जो महिलाओं को उनके हिस्से की आजादी देने और उनके हिस्से की स्वतंत्रता देने का पक्षधर है। ठीक है, तो बात हो रही है हमारे आपके बीच ब्लू रेजिडेंस वीजा की। वापस आते हैं बिंदु पर। ब्लू रेजिडेंस वीजा जो है वो जारी किया गया है यूएई के द्वारा। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, जिसे जारी किया है वहां के शेख मोहम्मद बिन राशिद ने। और यह काम हुआ आपका मई 2024 को। ठीक है, तारीख की अगर बात करें तो यह घटना जो है वो 15 मई 2024 की है, जिसका मतलब यह होता है दोस्तों ब्लू रेजिडेंस वीजा का कि जितने भी आपके एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हैं, यानी वो लोग जो स्वतंत्र रूप से पर्यावरण के सुधार और पर्यावरण संरक्षण का कार्य करते हैं, उन लोगों को यूएई की गवर्नमेंट ये वीजा जारी करेगी, यानी ब्लू रेजिडेंशियल वीजा जारी करेगी। और इस वीजा का जो अवधि होगी दोस्तों वो 10 वर्षों की होगी। यानी 10 वर्षों के लिए ऐसे पर्यावरण कार्यकर्ता जिनके पास पर्यावरण संरक्षण को लेकर के नए विचार हैं, नए आइडियाज हैं, इनको साझा करने के लिए और इनकी मदद से सऊदी अरब यानी माफ करें यूएई के एनवायरमेंट को सुधारने संबंधी कार्य करने के लिए जो है ये वीजा उनको दिया जा रहा है, ताकि वहां पहुंचकर वो अपने ज्ञान और अपनी जानकारी से न केवल उस स्थिति को बेहतर बनाए, बल्कि आने वाले समय में पर्यावरण की स्थिरता को लेकर के भी सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों में उनकी मदद करें। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है कि ब्लू रेजिडेंस वीजा जो है वो कितने वर्षों के लिए जारी किया गया है, तो 10 वर्षों के लिए जारी हुआ है। कब जारी हुआ, तो 15 मई 2024 को इसे जारी किया गया। किस देश ने जारी किया? यूएई ने इस देश को जारी किया है इसे, यानी संयुक्त अरब अमीरात ने, जहां के प्रमुख कौन है? शेख मोहम्मद बिन राशिद, ये है वहां के प्रमुख। ये वीजा किन्हें दिया जाता है? तो ये वीजा दिया जाता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ प्रमुख एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट्स को, यानी पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को, जहां उन्हें 10 वर्षों के लिए ये वीजा अलॉट किया जाता है। यूएई या फिर सऊदी अरब किस समूह के हैं? तो ये जो है ओपेक समूह के देश हैं, जिन्हें हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज कहते हैं, यानी पेट्रोलियम का निर्यात करने वाले देशों के समूह के तौर पर हम इसे जानते हैं। इधर दूसरी तरफ मैंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के बारे में भी आपसे थोड़ी सी बात की है, जिसमें शेख सलमान बिन जायद अल नाहयान जो है ये वहां के क्राउन प्रिंस हैं, और ये इस समय दुनिया में जाने जाते हैं अपने उदारवादी दृष्टिकोण के लिए। खास करके ये उदारवादी दृष्टिकोण जो महिला सशक्तिकरण की बात करता है, यानी विमेन एम्पावरमेंट की बात करता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको यहां पर ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा जो है ऑपरेशन इंद्रावती, ये आपके लिए आज के हमारी और आपके बीच जो है चर्चा का दूसरा विषय है। क्या है ऑपरेशन इंद्रावती? इसको समझने के लिए पहले हमें यह समझ लेना जरूरी है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर MEA क्या है और यह क्या करता है। दोस्तों MEA का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को पहले जो हम लोग जानते थे, हम लोग इसे पहले कहते थे फॉरेन
मिनिस्ट्री। लेकिन इस फॉरेन मिनिस्ट्री को अब हम लोग किस नाम से बुलाते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। क्या काम होता है किसी भी देश के विदेश मंत्रालय का या उसके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का? इसी को हम लोग हिंदी में विदेश मंत्रालय कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्या काम होता है विदेश मंत्रालय का? निश्चित तौर पर अभी हाल के दिनों में अगर मैं बात करूं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस, ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद यूनुस जो हैं, ये बांग्लादेश में नवगठित जो वहां की अंतरिम सरकार है उसके प्रमुख हैं। आपको यह भी पता है कि बांग्लादेश में जो राजनीतिक अस्थिरता हुई, इसका परिणाम क्या हुआ कि वहां पर शेख हसीना जो कि वहां की निवर्तमान प्रधानमंत्री थी, इन्हें वहां से निर्वासित होना पड़ा और निर्वासित होकर इन्होंने शरण ली है कहां पर? भारत में। जबकि भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो कि भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण जेल में बंद थी, जिनका नाम था खालिदा जिया, आप ये भी जानते हैं कि अभी हाल ही में ये जेल से बाहर आ गई, यानी कि ये इस समय फिलहाल मुक्त हैं। लेकिन बांग्लादेश जिस चीज को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में है इस समय, वो चीज है वहां अल्पसंख्यकों के विरुद्ध होने वाले अपराध, यानी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार। अब आप ये जानते हैं कि बांग्लादेश 1971 में मुक्ति सेना का नाम हम लोग लेते हैं। इसी मुक्ति सेना के प्रयासों से वर्ष 1971 में हम लोगों ने स्वतंत्र कराया था इस पूर्वी पाकिस्तान को, और इसी पूर्वी पाकिस्तान के अगर नए नाम की मैं बात करूं तो उसी का नाम जो है हम जानते हैं बांग्लादेश। आप ये भी जानते हैं कि यही वो बांग्लादेश है जो कभी पूर्वी बंगाल हुआ करता था, जिसको विभाजित करने का एक और प्रयास आजादी के पहले भी भारत में किया जा चुका है। वो चीज आप इतिहास में पढ़ चुके होंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर अल्पसंख्यक, जो मूलतः अल्पसंख्यक या माइनॉरिटीज की अगर मैं बात करूं, तो बांग्लादेश जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, वहां पर माइनॉरिटी कौन है? तो सभी लोग जानते हैं कि वहां पर मूलतः जो माइनॉरिटी है दोस्तों, वो हिंदू कम्युनिटी है। और हिंदू कम्युनिटी या माइनॉरिटीज के खिलाफ कुछ रिलीजियस जो मॉन्यूमेंट हैं, यानी कि जो धार्मिक परिसर हैं, उनके धार्मिक स्मारक मंदिरों आदि की बात की जाए, किस तरह से वहां पर कुछ एक्सट्रीमिस्ट यानी चरमपंथी तत्वों के द्वारा मंदिरों को नुकसान पहुंचाना, तोड़ना या अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले करना, ये सारी घटनाएं फिलहाल बांग्लादेश में आम है। लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा में रहा वो है इस्कॉन, जहां इस्कॉन के कार्यकर्ताओं पर बांग्लादेश में न केवल हमले किए गए बल्कि उनकी हत्या करने की भी कोशिश की गई। अब भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, इसने इस मामले में हस्तक्षेप किया और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर के कदम उठाने की भी बात इन्होंने कही है। तो ऐसे में मैं उसी बांग्लादेश से संबंधित बात कर रहा हूं। यह नाम आप देख रहे हैं, ऑपरेशन इंद्रावती। क्या है ये ऑपरेशन इंद्रावती? इसको जानने के लिए हम लोगों को कुछ और नामों को भी समझने और जानने की जरूरत है। जैसे ऑपरेशन अजय, मैं नाम बता देता हूं, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन गंगा, ये सारे नाम आपने सुन रखे होंगे दोस्तों। और एक नाम और भी है, ऑपरेशन देवी शक्ति। ये सारे के सारे ऑपरेशंस या सारे के सारे जो इनिशिएटिव्स हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और भारत सरकार द्वारा दूसरे देशों में फंसे हुए भारतीयों को कुछ प्रतिकूल और आपातकालीन परिस्थितियों में वहां से निकालने के लिए चलाए गए ऑपरेशंस हैं। और इसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं आपसे ऑपरेशन इंद्रावती के बारे में। दोस्तों,
अगर हम कैरिबियन कंट्रीज की बात करते हैं तो कैरिबियन कंट्रीज कौन है? तो आप सभी लोग जानते हैं कैरिबियन कंट्रीज में जिम्बाब्वे वगैरह का नाम आता है, और इसी में एक नाम और भी है, हैती का। ठीक है, आपको यह पता होना चाहिए कि हैती इस समय सिविल वॉर की कंडीशन से गुजर रहा है, और सिविल वॉर जिसे हम लोग गृह युद्ध कहते हैं। विदेश मंत्रालय के द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार यहां पर सिर्फ 75 से 90 भारतीय मौजूद हैं, जिनमें से करीब करीब 60 भारतीयों ने पंजीकरण कराया है जो वहां से बाहर निकलना चाहते हैं। तो अगर वो बाहर निकलना चाहते हैं तो फिर ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की। ऐसे में एक और समस्या जो इसमें आ रही है वो ये कि हैती में हमारा कोई भी दूतावास नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा, हैती में हमारा कोई दूतावास नहीं है, तो फिर हम कैसे वहां पर राहत और बचाव कार्य करेंगे? इस काम के लिए हैती के ही पड़ोस में जो आपने डोमिनिकन गणराज्य का नाम सुना होगा दोस्तों, यानी डोमिनिकन जो गणराज्य है वहां से हम लोग जो है ये राहत बचाव कार्य कर रहे हैं। डोमिनिकन रिपब्लिक कहते हैं इसे हम लोग। तो यहां से जो है ये राहत और बचाव कार्यों का संचालन किया जा रहा है, और इन लोगों को ऑपरेशन इंद्रावती के अंतर्गत पहुंचाया जा रहा है दोस्तों। कहां से कहां के बीच में? इन्हें पहुंचाया जा रहा है हैती से डोमिनिकन रिपब्लिक की तरफ, और वहां से संभवतः वो लोग यानी कि उन 60 लोगों को पहुंचाया जाएगा भारत में। तो इस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दूसरे देशों में फंसे हुए भारतीयों को बाहर लाने का काम कर रही है। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, चाहे वो ऑपरेशन अजय हो, चाहे वो ऑपरेशन कावेरी हो, चाहे ऑपरेशन गंगा हो, और चाहे ऑपरेशन देवी शक्ति ही क्यों ना हो। अगर ऑपरेशन देवी शक्ति की बात की जाए तो देखिएगा, ऑपरेशन देवी शक्ति के अंतर्गत हम लोगों ने अफगानिस्तान में फंसे लोगों को बाहर निकालने का काम किया। अगर बात ऑपरेशन गंगा की जाए दोस्तों, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि वर्ष 2022 में यह घटना ऑपरेशन देवी शक्ति की जो है ये 2021 की है। 2022 में ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में जब रूस ने हमले किए तो यूक्रेन में बहुत सारे छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए रहते हैं। उन छात्रों को वहां से सुरक्षित वापस निकालना ये भारत सरकार की जिम्मेदारी थी। ऐसे में इसके लिए जो मिशन चलाया गया वो था आपका ऑपरेशन गंगा। अगर ऑपरेशन कावेरी की बात करें तो रिपब्लिक ऑफ सूडान का नाम आपने सुना है। सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया उसे हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? उसे हम ऑपरेशन कावेरी का नाम दे रहे हैं। और ये जो ऑपरेशन है वो 2023 में संचालित किया गया था, क्योंकि सूडान जो कि पेट्रोलियम के मामले में काफी संपन्न है, आपको यह भी पता है कि सूडान फिलहाल 2 हिस्सों में टूट चुका है, उत्तरी और दक्षिणी सूडान में। और ऐसे में उनके बीच टकराव और जो सिविल वॉर वाली कंडीशन है ये वहां पर रह रहे दूसरे देश के नागरिकों के लिए निश्चित तौर पर सुरक्षा के मद्देनजर एक चिंता का विषय बन जाता है। लास्ट में एक नाम और आप देख रहे हैं, ऑपरेशन अजय। तो दोस्तों ऑपरेशन अजय ये बहुत ही नया कार्यक्रम है, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि है तो ये 2023 का ही मामला, पर ये वो घटना है जहां पर फिलिस्तीन का नाम सुना होगा आपने। इसी फिलिस्तीन पर यानी फिलिस्तीन के एक चरमपंथी संगठन जिसे हमने हमास का नाम दिया है, हमास द्वारा इजराइल पर जो हमले किए गए उस दौरान भारतीयों को निकालने के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया उसे हम लोग ऑपरेशन अजय के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बात यहां पर याद रखिएगा। मैंने आपको बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता और अंतरिम सरकार के गठन होने के कारणों पर भी संक्षिप्त में आपको बताया है। यहां एक बात और जो आपको ध्यान देना है वो ये है कि इस पूरी घटना में जो नाम सबसे ज्यादा चर्चित है उस नाम की मैं बात कर लेता हूं। वो नाम है दोस्तों सेंट मार्टिन द्वीप का। और ये सेंट मार्टिन द्वीप ही है जिसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका चाहता था अपने नेवल बेस के रूप में विकसित करना, लेकिन शेख हसीना सरकार ने उसे उसकी अनुमति नहीं दी। ऐसे में शेख हसीना सरकार का यह आरोप है कि अमेरिका की ही यह साजिश है जिसकी वजह से शेख हसीना को अपदस्थ होना पड़ा
अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी और अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा और भारत में शरण लेनी पड़ी। हालांकि बांग्लादेश सरकार लगातार भारत से शेख हसीना के बांग्लादेश को प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि शेख हसीना के सत्ता में आने के बाद से भारत और बांग्लादेश के संबंध निश्चित तौर पर सुधरे हैं। वर्ष 2015 में बांग्लादेश के साथ भारत ने अगर अपना सीमा विवाद सुलझाया, जिसमें कुछ गांव हमने उन्हें दिए और कुछ इलाके उनके भारत में शामिल हुए, उसी साल नागरिकता कानूनों में भी संशोधन किया गया था वर्ष 2015 में। तो ये सारी घटना इसीलिए हो पाई, ये सब कुछ भारत के समर्थन या पक्ष में इसलिए हो पाया क्योंकि भारत का एक तरह से समर्थन करती हैं शेख हसीना, और भारत विरोधी गतिविधियों के लिए उन्होंने भारत सरकार को आश्वस्त भी किया था कि वो बांग्लादेश की 1 इंच जमीन का इस्तेमाल भी भारत विरोधी गतिविधियों के लिए होने नहीं देंगी। तो ऐसे में उनका सत्ता से हट जाना, अपदस्थ होना, ये भारत के लिए निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है। पर फिर भी वैश्विक परिस्थितियों में समय के साथ हालात बदलते रहते हैं और बदलते हालात में भारत जैसे देशों को अपनी विदेश नीति को भी संशोधित और परिवर्तित करना पड़ता है। तो ये सब चीजें आप बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला जो हमारा सवाल है वो क्या है, देखते हैं। एक शब्द आता है LGBTQ+। ये बहुत ही विवादास्पद शब्दावली है मैं जिसकी बात कर रहा हूं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं उसको भी समझ लेते हैं। हमारे भूतपूर्व CJI जस्टिस दीपक मिश्रा, नाम सुना होगा आपने दोस्तों इनका। ठीक है, जस्टिस दीपक मिश्रा। जस्टिस दीपक मिश्रा उस व्यक्ति के तौर पर या उस न्यायाधीश CJI के तौर पर जाने जाते हैं जिसके निर्देशन में भारत ने अपना LGBTQ कानून बनाया है। LGBT क्या होता है? LGBT और Q, ये काफी कुछ जुड़ा हुआ है जस्टिस दीपक मिश्रा के उस निर्णय से भी, जहां पर IPC का एक सेक्शन है दोस्तों जिसे धारा कहते हैं 377, जो बात करता है समलैंगिकता के बारे में। ठीक है, जो जुड़ा हुआ है किस चीज से? समलैंगिकता से। तो समलैंगिकता को अगर गैर कानूनी हमारे यहां समझा जाता था आर्टिकल 377 के अंतर्गत, तो इस 377 को निष्प्रभावी बनाने का अगर क्रेडिट किसी को जाता है तो वो जाता है जस्टिस दीपक मिश्रा को। और इसका परिणाम यह हुआ कि L फॉर लेस्बियन, G फॉर गे, B फॉर बाइसेक्सुअल, T फॉर ट्रांसजेंडर और Q फॉर क्वियर कहते हैं, जो लोग हाशिए पर हैं उनकी बात हो रही है। तो ये सभी क्या है दोस्तों? ये जेंडर के मामले में एक अलग कैटेगरी है जिसे हम लोग फिलहाल थर्ड जेंडर के रूप में देखते हैं। सवाल इस विषय पर भी हो रहा है कि क्या इन्हें उस प्रकार नागरिक अधिकार नहीं मिलने चाहिए जैसे कि सामान्य पुरुष अथवा महिला को मिलते हैं? क्या कारण है कि हमारा समाज इन थर्ड जेंडर्स के प्रति पूर्वाग्रह रखता है? आप ये भी जानते हैं कि इन किन्नर, जिसको किन्नर हम लोग कहते हैं, जो इसी श्रेणी में आते हैं, उन लोगों को भी कई बार एक अलग विचारधारा उनके प्रति लोग बनाकर रखते हैं। हमारे समाज में, समाज की मुख्य धारा में उन्हें शामिल नहीं किया जाता, लेकिन हैं तो वो आखिरकार इस देश के नागरिक, सामान्य तौर पर एक मनुष्य ही हैं। और अगर वो मनुष्य हैं तो फिर निश्चित तौर पर उसे इसका पूरा अधिकार है कि वो भी अपने लिए मानवाधिकारों की मांग करे, अपने लिए समान मानवाधिकारों का दावा करे। और इसी दिशा में जस्टिस दीपक मिश्रा का यह फैसला एक क्रांतिकारी फैसला बन जाता है, जिसने न केवल इन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ा, बल्कि इनके लिए अलग से कानूनी प्रावधान भी किए गए हैं। एक बात और मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि आईपीसी के सेक्शन 377 में जब हमने समलैंगिकता को, जो कि गैर कानूनी था, इसे गैर कानूनी दायरे से बाहर किया, तो इसने कहीं ना कहीं इस थर्ड जेंडर के लिए
समाज में समायोजित होने के नए अवसरों का निर्माण किया है। और इसी दिशा में अब दुनिया का एक ऐसा देश जिसकी मैं बात करने वाला हूं, वो आप मुझे बताएंगे, उस देश ने क्या किया है दोस्तों कि अपने यहां समलैंगिक विवाहों को अनुमति प्रदान कर दी है। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं लग रही होगी कि समलैंगिक विवाह को अनुमति दे दी गई अगर इस देश द्वारा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात की गई। लेकिन इसने जो समलैंगिक विवाहों की अनुमति दी है उसमें ध्यान दीजिएगा, दो चीजें होती हैं दोस्तों। पहली चीज होती है पुरुष और दूसरा है महिला। सामान्य तौर पर वैवाहिक बंधन पुरुष और महिलाओं के बीच होता है, लेकिन अगर हम समलैंगिक विवाह की बात कर रहे हैं तो जिस समलैंगिक विवाह को अनुमति उस देश ने दी है उसमें उन्होंने पुरुष और महिला जैसे शब्दों का प्रयोग न करने की बात कही, और वहां पर उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया और वो शब्द है दोस्तों पीपल, यानी कि लोग। क्योंकि यह विवाह जरूरी नहीं है कि महिला और पुरुष के बीच ही हो रहा हो। यह विवाह दो पुरुषों के बीच, दो महिलाओं के बीच, किसी एक पुरुष और एक किन्नर के बीच, या किसी एक महिला और एक किन्नर के बीच भी हो सकता है। ऐसे में अगर हम उन्हें पुरुष और महिला की परिभाषा में बांधने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं ये उनको दिए गए अधिकारों का उल्लंघन ही होगा। शायद इस बात को वो देश बेहतर ढंग से समझ रहा है, इसलिए उसने एक और परिवर्तन इसमें किया है दोस्तों। और वो परिवर्तन क्या है, उसने पति और पत्नी इस शब्द का भी प्रयोग बदल दिया है, यानी इस शब्द का प्रयोग भी अब वहां पर नहीं किया जाएगा, बल्कि इसकी जगह जो शब्द इस्तेमाल किया जाएगा वो शब्द है दोस्तों लाइफ पार्टनर, यानी जिसे हम लोग जीवन साथी कहते हैं। यह शब्द जो है उपयोग किया जाएगा किसकी जगह, पति और पत्नी की जगह, जबकि पुरुष और महिला की जगह जो शब्द इस्तेमाल किया जाएगा वो शब्द होगा लोग। ठीक है। और ऐसा करके निश्चित तौर पर उसने समलैंगिक विवाहों को मान्यता देने का एक नया ही स्वरूप हमारे आपके लिए प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों, अगर इस विधेयक को जो कि वहां पर प्रस्तुत किया गया, वहां पर किसी भी समलैंगिक विवाह में जो व्यक्ति भी शामिल हो रहे हैं उन लोगों को अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने की जरूरत नहीं है। यानी अलग अलग लैंगिक पहचान वाले, ध्यान दीजिएगा, भिन्न लैंगिक पहचान वाले सदस्यों के बीच उसने विवाह को मान्यता दी है। वाले सदस्यों के बीच में जो है उसने वैवाहिक संबंध को मान्यता दी है। और ऐसा करने वाला वो देश एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है दोस्तों। और इस साउथ ईस्ट एशियन कंट्री का नाम क्या है, तो दोस्तों वो देश है थाईलैंड। ध्यान दीजिएगा, वो देश कौन है दोस्तों, वो देश है थाईलैंड। यानी थाईलैंड ने अपने देश में, आप कह सकते हैं कि उसने नागरिक और व्यावसायिक संहिता में, किस चीज में बेटा, इसमें नागरिक एवं व्यावसायिक संहिता में बदलाव किए हैं इसके लिए। और वो बदलाव क्या है, जो मैंने बताया कि पीपल शब्द का प्रयोग किया जाएगा पुरुष और महिला के स्थान पर, यानी लोग, और पति पत्नी शब्द को प्रतिस्थापित कर दिया गया है किस शब्द से, जीवन साथी, इस शब्द से उसे प्रतिस्थापित किया गया। और ऐसे में अलग अलग लैंगिक पहचान वाले लोगों के बीच वैवाहिक संबंधों को न केवल सरल बनाया गया है, बल्कि उन्हें सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए कानूनी प्रावधान भी उस देश द्वारा, यानी कि थाईलैंड द्वारा किए जा चुके हैं। हम लोग थाईलैंड के बारे में जानते हैं, जो कि एक बुद्धिस्ट कंट्री है और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के तौर पर वो बौद्ध धर्म को तो मानता ही है। लेकिन अगर हम अतीत के पन्नों में झांकते हैं दोस्तों, तो अतीत के पन्नों में आप इस बात को भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि थाईलैंड कभी एक तरह का भारतीय उपनिवेश ही हुआ करता था, जहां पर हमारे गुप्त काल में, या फिर पूर्व गुप्त काल की बात करें, गुप्तोत्तर काल की बात करें, तो बहुत से ऐसे शासक रहे हैं जिनमें चोलों का भी नाम लिया जाना चाहिए। चोला डायनेस्टी में, जिसे राजेंद्र प्रथम के नाम से या राज के नाम से भी हम लोग जानते हैं,
इन लोगों द्वारा जो है वहां पर अपने उपनिवेशों की स्थापना की गई थी और ऐसे में थाईलैंड में भारतीय संस्कृति की झलक हमें दिखाई देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की ओर चलेंगे। लेकिन अगले सवाल पर चलने से पहले मैं एक चीज और आपको स्पष्ट कर देता हूं कि हम लोग जो वीडियो अब बना रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वीडियो की अवधि काफी बड़ी हो जाने की वजह से हो सकता है कि आप इस पर पूरा समय न दे पाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए इस वीडियो को थोड़ा सा संक्षिप्त किया जाए। और इसलिए अभी जो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया इसमें थोड़े क्वेश्चंस कम हैं आपके लिए, लेकिन अब आपको जो वीडियोस मिलेंगे उसमें दोनों टाइम यानी सुबह भी आपको सूचना मिलेगी और शाम को भी, दोनों टाइम आपको YouTube पर यह कंटेंट मिलेगा। और अब आप इस पूरे करंट अफेयर्स को न केवल हमारे डीपी एजुकेयर के एप्लीकेशन पर देख सकते हैं, बल्कि आप इसका लाभ ले सकते हैं YouTube पर भी, और वो भी बिना किसी शुल्क के। तो दोस्तों हमारा आपसे आग्रह है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको दी जा रही इस सुविधा का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके। तो मिलते हैं थोड़े वक्त के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।